पेडागोजी। और हिंदी पेडागोजी में अब तक हम 3 से 4 पॉइंट पे चर्चा कर चुके हैं। तो हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी शिक्षण शास्त्र अर्थात पेडागोजी, 15 क्वेश्चन इसके हमारे आने हैं। और वे 15 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे भाषा अधिगम से संबंधित, कि भाषा अधिगम क्या होता है, कैसे हम भाषा का अधिगम करा सकते हैं, बच्चों को भाषा सिखा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाषा विकास से संबंधित। तो भाषा के विकास में हमें केवल स्कूल की चीजें नहीं बल्कि स्कूल के जो बाहर की चीजें हैं उनको भी शामिल करना पड़ता है। भाषा के अधिगम में एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, लेकिन भाषा के विकास के लिए कुछ भी निश्चित नहीं होता है। उसमें हम प्रत्येक घटक का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाषा सीखना, भाषा को किस प्रकार सिखाया जा सकता है और भाषा सिखाते समय हमें किन किन की चीजों का ध्यान रखना है। और भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन या भाषा को अर्जित करना क्या कहलाता है, इसके बारे में भी कल आपको बताया गया। फिर आपको भाषा कौशल के बारे में बताया गया, भाषा कौशल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा कौशल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक होता है हमारा सुनना, इसके बाद में बोलना, इसके बाद पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल होते हैं। भाषा विकास के लिए हमें इन 4 कौशलों के अलावा भी काम करना पड़ता है, और वो काम करना पड़ता है हमें अभिव्यक्ति की क्षमता को विकसित करने के लिए। अभिव्यक्ति अर्थात कम्युनिकेशन स्किल, अभिव्यक्ति की क्षमता, जिसको हम वाक कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वाक कौशल, जो मौखिक और लिखित रूप में भी हो सकता है। इसको हम भाषा प्रयोग भी कहेंगे, भाषा प्रयोग भी कहेंगे, और इसी को हम भाषा दक्षता भी कहते हैं। और इसी को हम विचार परिचर्चा, विचार चर्चा या विचारों का आदान प्रदान, विचार विनिमय भी कहलाता है। 5वां पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, इन अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास मातृभाषा के माध्यम से ही किया जा सकता है, लेकिन हम मातृभाषा के साथ साथ लक्ष्य भाषा को भी हम स्थान देते हैं। इन 5 पॉइंट की चर्चा हमने कल वाली क्लास में की थी। आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी जो क्लास का टाइम है वो 11 से 12:15 के बीच है। मेरी सुबह 7 बजे से कंटिन्यू 12:15 बजे तक क्लासें होती है, इसलिए मैं क्लास में 5 से 7 मिनट कई बार लेट हो जाता हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में जब बच्चों के डाउट्स आते हैं टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, तो वो टॉपिक बताने पड़ते हैं। क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी 11 से 12:15 के बीच में। पहले 3 दिन जो आपकी क्लास चलेगी वो केवल हिंदी की क्लास होगी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बृहस्पतिवार, शुक्रवार को केवल उन्हीं बच्चों को क्लास अटेंड करनी है जिन्होंने लैंग्वेज संस्कृत को चुना हुआ है। अगर आप संस्कृत लैंग्वेज लेके सीटेट पास करना चाहते हैं तो आप बृहस्पतिवार और शुक्रवार की मेरी क्लास 11 बजे से 12:15 के बीच में आप अटेंड करोगे। इंग्लिश की क्लास का टाइम टेबल अलग है, वो आपके पास जो क्लास टाइम टेबल शेड्यूल है उसमें आप खोल के खुद देख सकते हो। मेरा जो टाइम टेबल है हिंदी और संस्कृत का वो मैंने आपको बता दिया। कल हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी कि अभिव्यक्ति की क्षमता क्या है, बच्चा अपनी बात को आपको समझा भी दे, दूसरे की बात को भी समझ ले। जब उसको लिखने के लिए कहा जाए तो वो लिख के दे दे, जब बोलने के लिए कहा जाए तो वो बोलकर उसका प्रेजेंटेशन दे दे, और जब उसको रोल प्ले अभिनय करने के लिए कहा जाए तो वहाँ पे वो रोल प्ले करके भी उसी तरह की बॉडी लैंग्वेज प्रकट करे जैसे वो शब्द इस्तेमाल अपने सेंटेंस में कर रहा है। हंसते समय हंसने वाली चीज और रोते समय रोने वाली चीज बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से प्रकट होनी चाहिए, उसी को कहते हैं हम अभिव्यक्ति की क्षमता, वाक कौशल, भाषा प्रयोग या भाषा दक्षता।
आखिरकार ये अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषा के कौशल, भाषा का सीखना, भाषा का अधिगम या भाषा का अर्जन और भाषा का विकास बिना मातृभाषा को विकसित किए नहीं हो सकता है। तो मातृभाषा वो है जो बच्चे के परिवार की अपनी भाषा है, उसकी मदर की जो लैंग्वेज है, जिसमें वो प्राइमरी एजुकेशन हासिल करता है, वो उसकी मातृभाषा है। इसीलिए आप जब भी कोई एक्टिविटी कराओगे, आपको ये ध्यान रखना है तो उसकी मातृभाषा में ही वो एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी मातृभाषा में ही उस बच्चे का क्वेश्चन पेपर तैयार होना चाहिए, उसकी मातृभाषा में ही उसका करिकुलम तैयार होना चाहिए, उसकी मातृभाषा में ही उसका हिंदी का सिलेबस पाठ्यक्रम भी तैयार होना चाहिए। तो मातृभाषा में बच्चा स्वाभाविक ढंग से सीखता है, सहज रह के सीखता है, कम समय में ज़्यादा सीखता है, क्योंकि उसके पास जो शब्द भंडार है, उसके पास जो सबसे ज़्यादा शब्द है जिनके वो भाव और अर्थ भी जानता है, वो उसकी मदर लैंग्वेज के हैं, अर्थात मातृभाषा के हैं। इसीलिए एज ए टीचर हमारा ये कर्तव्य है कि हमें बच्चे के लेवल पर जो भी चीज़ करनी है, वो गतिविधि के रूप में है या वो टीचिंग के रूप में है, क्वेश्चन पेपर का निर्माण हो, सिलेबस या पाठ्यक्रम का निर्माण हो, या इसके अलावा हम बच्चे से किसी भी तरह से कनेक्ट होना चाहते हैं या बच्चे को अपने से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उनमें जो भाषा का माध्यम होगा वो केवल और केवल बच्चे की मातृभाषा होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कंपलसरी कर दिया है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी जो एजुकेशन है वो बच्चे की मातृभाषा में ही दी जाएगी। वो जरूरी नहीं है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाए तो उसको इंग्लिश में ही पढ़ाया जाए, अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही उसको करिकुलम उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन केवल एक भाषा सीखने से हम भाषा के विकास को प्राप्त नहीं करते। दूसरा, हमें समाज में जब काम करना होता है एक मैच्योर पर्सन के रूप में, तो हमें कई भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि कार्यालय भाषाएं हमारी कई बार अलग होती है, जिस यहाँ पे भी जिस एडमिनिस्ट्रेशन में हम काम कर रहे होते हैं, इसीलिए दूसरे विषयों को सीखने में भी कई भाषाएं सपोर्ट की भूमिका निभाती है। यही कारण है कि हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों को दो भाषा उपलब्ध कराते हैं। एक उसकी मातृभाषा होती है, वो अगर तमिलनाडु का बच्चा है तो उसकी मातृभाषा तमिल होगी, महाराष्ट्र का बच्चा है तो मराठी होगी, गुजरात का बच्चा है तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी। लेकिन कोई हिंदी भाषी प्रदेश का बच्चा है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी। चलिए, अब दूसरी जो भाषा मान के चलो कोई गुजरात का बच्चा है, मातृभाषा के रूप में उसने गुजराती ले ली, लेकिन वो हिंदी या इंग्लिश सीखना चाहता है। हिंदी इंग्लिश क्या है, उसकी लक्ष्य भाषा है। कोई पंजाबी है, मातृभाषा उसकी पंजाबी हो गई, इंग्लिश और हिंदी उसकी लक्ष्य भाषा हुई। तो यानी कि मातृभाषा के माध्यम से ही हम लक्ष्य भाषा, जिसको हम द्वितीय भाषा भी बोलते हैं, द्वितीय भाषा या दूसरी भाषा या द्विभाषाई, द्विभाषाई, तो यानी कि हम दो भाषाओं का प्रयोग एक साथ बच्चों को कराते हैं प्राइमरी लेवल पर। एक मातृभाषा, त्रिभाषा सूत्र के अंदर हमने तीन भाषा रखी है, एक मातृभाषा, एक राष्ट्रीय भाषा और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की दो भाषाएं और एक उसकी बच्चे की मातृभाषा। मातृभाषा अगर हिंदी है तो राष्ट्रभाषा के रूप में हम संस्कृत या इसके साथ उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती कुछ भी ले सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बच्चे फ्रेंच, स्पेनिश भी पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज, अर्थात कोई भी फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज बच्चा प्राइमरी, अपर प्राइमरी या उसके बाद रख सकता है। तो वो था त्रिभाषा सूत्र। लेकिन हम त्रिभाषा सूत्र का पालन प्राइमरी एजुकेशन में नहीं कर रहे हैं, 1 to 5 में नहीं कर रहे हैं, वो 6 to 8 में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे के पास तीन भाषाएं हैं। स्टार्टिंग में तो हम प्राइमरी लेवल पे उसको दो ही भाषा देते हैं, एक होती है उसकी मातृभाषा और दूसरी होती है उसकी लक्ष्य भाषा। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पैडागोजी है ये 1 to 5, 6 to 8 की इक्वल होती है, सिर्फ 3-4 चीजें अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 to 5 में हम व्याकरण की शिक्षा बच्चे को नहीं देते हैं, केवल बेसिक ज्ञान देते हैं, लेकिन 6 to 8 में व्याकरण की शिक्षा भी देते हैं और बेसिक ज्ञान से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अभिनय, रोल प्ले का प्रयोग हम 1 to 5 में नहीं कर पाते, न करा पाते हैं ज़्यादा मैच्योर स्थिति में, क्योंकि वहाँ बच्चा बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से अपने भाव को रिएक्ट नहीं कर पाता। लेकिन उसी चीज़ को हम 6 to 8 में करते हैं।
उसी चीज को 6 to 8 में हम अभिनय के द्वारा बच्चों को कहीं ना कहीं भाव अभिव्यक्ति का मौका हम देते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, ग्रुप डिस्कशन, वाद विवाद, ये दोनों चीजें जो हम करते हैं वो 6 to 8 में करते हैं, 1 to 5 में नहीं करते हैं। 1 to 5 में हम ज्यादातर चीजें स्मृति के आधार पे, अवबोध के आधार पे ग्रहण कराते हैं, लेकिन 6 to 8 में हम ज्यादातर चीजें चिंतन के स्तर पर लेके जाते हैं। तो ये कुछ वेरिएशन होता है 1 to 5, 6 to 8 में। अदरवाइज सारी चीजें सीखने की 1 to 5 और 6 to 8 की एक ही तरह चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके 5 पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ 6 पॉइंट है भाषा वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक या भाषा शास्त्री, भाषा वैज्ञानिक या भाषा शास्त्री। इसके अंतर्गत 4 नाम आते हैं। एक नाम चॉम्स्की का है, एक नाम वाइगोत्स्की का है, एक नाम पियाजे का है और एक स्किनर का है। इन 4 के अलावा भी भाषा के विषय में लोगों ने चर्चा की है, जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन भाषा के परिप्रेक्ष्य में, भाषा के संदर्भ में मूल रूप से इन चारों की ही बातों को प्रामाणिक रूप से माना गया, और चारों ने जो कहा वो बात बिल्कुल सत्य है। घुमा फिरा के चारों ने एक ही बात को कहने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ चॉम्स्की जो भाषा के अर्जन पे जोर देते हैं, चॉम्स्की का कहना है कि अगर आपको भाषा का विकास कराना है तो भाषा के अर्जन पे आपको जोर देना पड़ेगा। वाइगोत्स्की भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों पे जोर देते हैं। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों पे जोर देते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक क्रिया और आयु पे जोर देते हैं, और स्किनर अनुकरण और पुनर्बलन, रिस्पोर्समेंट पर जोर देते हैं। ये आप समझने की कोशिश करो। अगर कोई आपसे पूछने लगे भाषा अर्जन का सिद्धांत या भाषा को अचीव करके जल्दी सीखा जाता है, ये किसने कहा? चॉम्स्की। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों पे जोर किसने दिया? वाइगोत्स्की। किसने विद्यालय की भूमि को स्वीकार किया भाषा को सिखाने के परिप्रेक्ष्य में? वाइगोत्स्की ने। किसने भाषा का शिक्षक भाषा को जल्दी सिखाने में बच्चे की मदद कर पाता है, ये बात किसने कही? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया भाषा के परिप्रेक्ष्य में? वाइगोत्स्की ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। भाषा के परिप्रेक्ष्य में बच्चा सबसे पहले संज्ञान करता है अपनी आयु के आधार पर, तब वो भाषा का अधिगम कर पाता है, किसने कहा? जीन पियाजे ने। भाषा केवल अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये किसने कहा? स्किनर ने। भाषा के सीखने में पुनर्बलन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, ये किसने कहा? स्किनर ने। तो यानी कि भाषा के परिप्रेक्ष्य में, भाषा के संदर्भों में इन 4 साइकोलॉजिस्ट का, इन 4 भाषा वैज्ञानिकों का, भाषा शास्त्रियों का सबसे बड़ा रोल है। इसको डिटेल से समझिए। आपसे क्वेश्चंस क्या देगा? बच्चा समाज से में रहकर शब्दों के भंडार को बढ़ा के समाज में ही भाषा को प्रयोग करना प्रारंभ करता है, और जो बच्चे के अंदर जन्मजात
प्रेरक शक्ति होती है समाज से भाषा को सीखने की। ये बातें किसने कही? चॉम्स्की ने कही। चॉम्स्की ये कह रहे हैं कि केवल बच्चे विद्यालय खोलकर उनमें अच्छी फैकल्टी हिंदी की या किसी भी लैंग्वेज टीचर के रूप में रखकर आप बच्चे को भाषा का विकास नहीं करा सकते। भाषा के विकास में समाज का अपना रोल है। जब ये विद्यालय नहीं थे, जब ये स्कूल नहीं थे, जब भाषा के शिक्षक नहीं थे, तब भी आदमी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां चलाई है, जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, कम्युनिकेशन स्किल उनका जबरदस्त है। उन्होंने भाषा को जो सीखा है वो समाज से अर्जित करके सीखा है, समाज से अचीव किया है। क्योंकि जो बच्चे आपने देखे होंगे जब स्कूल में जाते हैं पहली क्लास में या नर्सरी में, तो उनके पास कई हजार शब्द होते हैं। वो शब्द कहाँ से लाए? वो शब्द समाज से लाए, मोहल्ले पड़ोस से लाए। तो यानी कि भाषा के सीखने में केवल विद्यालय ही कारक है या भाषा का शिक्षक ही महत्वपूर्ण है, ऐसा संभव नहीं है। भाषा समाज का एक अभिन्न घटक है। तो इसीलिए समाज से भाषा को अचीव किया जाता है, भाषा को बिना नियमों के सीखा जाता है, वो भी कहाँ से? समाज से। उसी को कहते हैं भाषा अर्जन। समाज से भाषा को सीखना, समाज से भाषा का अधिग्रहण भाषा अर्जन कहलाता है। अधिग्रहण करना अर्थात अचीव करना। समाज से भाषा का अधिग्रहण करना क्या कहलाया? भाषा अर्जन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो किताबों में नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज है जो आपने बच्चों को नहीं सिखाई, ऐसी बहुत सारी चीज है जो एक भाषा के टीचर ने बच्चों को नहीं सिखाई, लेकिन फिर भी बच्चे ने भाषा को सीख लिया। वो कहाँ से लाया? समाज से लाया। किस माध्यम से लाया? भाषा के अर्जन के माध्यम से लाया। वाइगोत्स्की चॉम्स्की के बाद आए, उन्होंने क्या कहा कि भाषा अर्जन बिल्कुल सही है, समाज से, वातावरण से, एटमोस्फेयर से, घर से, परिवार से, मोहल्ले से, रेलवे स्टेशन से, रिश्तेदारी से, नातेदारी से, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हो रहे हैं वहां से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। लेकिन अगर उसको सही समय पर सही स्कूल और भाषा का शिक्षक मिल जाए, भाषा की कक्षाओं में बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो कम समय में बच्चा मैच्योर स्थिति में पहुंच जाएगा, भाषा की अच्छी क्वालिटी के साथ वो परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएगा। ये भाषा अधिगम और भाषा अर्जन दोनों के कारण हो पाएगा। इन्होंने ये कहा कि बच्चा समाज से तो सीखता है, ये बात बिल्कुल सही है। वो बाजार में जाएगा, वहां पे साइन बोर्ड देखेगा, वहां से भी वो शब्दों को ग्रहण करेगा। बाजार में मम्मी पापा सामान ले रहे होंगे, दुकानदार से बात करते समय वो बहुत कुछ चीजें उनसे सीख लेगा बच्चा। लेकिन अगर उस भाषा के अर्जन के साथ साथ हम भाषा के अधिगम पे थोड़ा ध्यान दे ले, विद्यालय में भाषा की कक्षा की व्यवस्था कर दे, बच्चे के लिए करिकुलम का निर्माण कर दे, तो बच्चा फोकस होके अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के आधार पे बहुत सारी चीजों को सीख लेता है। और जब भाषा का अधिगम और भाषा का अर्जन एक साथ चलेगा तभी भाषा का विकास हो पाएगा, ऐसा वाइगोत्स्की ने कहा। इन्होंने वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया। वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत ये कहता है जब तक आप बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करोगे अपने साथ, समाज के साथ, तब तक भाषा का विकास नहीं होगा। अर्थात बच्चे को जो चीज आपने सिखाई है उसका प्रयोग करने का मौका दो, बच्चे को प्रेजेंटेशन करने का मौका दो, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी बनाओ, जैसे स्लोगन प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, ऐसे राइटिंग है, पत्र लेखन प्रतियोगिता है, या गीत को, कहानी को सुनाने की प्रतियोगिता है, रीडिंग की प्रतियोगिता है। तो बहुत सारी जो हम को एक्टिविटी करते हैं उनका भी एक विशेष महत्व है भाषा के विकास में। ये बात किसने कही? वाइगोत्स्की ने कही। जीन पियाजे इन दोनों से एकदम अलग कह रहे हैं। जीन पियाजे ये कह रहे हैं कि आप कितना भी अच्छा स्कूल, कितना भी अच्छा टीचर आप किसी भी बच्चे को दे दो, जब तक उसके भाषा के सीखने की एज नहीं होगी आप उस बच्चे को नहीं सिखा सकते। इनका कहना यह है कि 0 से 2 साल का बच्चा अलग ढंग से सीखता है, 2 से 7 साल का अलग ढंग से सीखेगा, 7 से 11 का अलग से सीखेगा, और 11 से लास्ट वाला बच्चा 18 वर्ष तक की आयु का बच्चा के सीखने का तरीका अलग है। आप 0 से 2 साल के बच्चे को लिखना नहीं सिखा सकते, ये जीन पियाजे का कहना है संज्ञानात्मक मानसिक विकास के सिद्धांत में। ये जो बच्चा सीखेगा वो इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। अगर इसको भाषा का विकास कराना है
तो आप इसको इशारों में सिखाओ, संकेत के माध्यम से सिखाओ, इसको आप चिन्हों प्रतीकों के माध्यम से सिखाओ, इसको खेल खिलौने के माध्यम से सिखाओ, इसको कलर रंगों के माध्यम से सिखाओ। ये है 0 से 2 साल आयु वाले बच्चे के सीखने का तरीका, क्योंकि ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है, इसलिए बच्चा केवल और केवल इंद्रियों के द्वारा ही भाषा को यहाँ सीख पाता है। तो ये किसने कहा? जीन पियाजे ने। दूसरा क्या है? 2 से 7 साल। 2 से 7 साल का बच्चा संक्रिया करके अपने आप को किसी चीज के साथ इन्वॉल्व होकर सीख पाता है। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, उपदेश दे रहे हो, वो बच्चे के सर के ऊपर से जाएगी। जब तक आप बच्चे को इन्वॉल्व ही नहीं करोगे अपने साथ, तो आपको ये ध्यान रखना है, उस कंडीशन में ये बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसको उपदेश मत दो, इसको लेक्चर मत दो, इसको इन्वॉल्व करो। ठीक है, जितना इन्वॉल्व करोगे, जितनी इसकी संक्रिया होगी, जितना ये कार्यों में इन्वॉल्व होगा, उतना ही भाषा को जल्दी अचीव कर लेगा। ये 7 से 11 साल का बच्चा मूर्त क्रिया के द्वारा सीखता है, अर्थात ऐसी चीज जिसको ये छू सकता है, जिसको ये देख सकता है, जिसको ये महसूस कर सकता है, तभी इसके अंदर कल्पना शक्ति का आप विकास कर पाओगे। ये एग्जाम्पलों के माध्यम से सीखता है, ये सीखे गए ज्ञान का इम्प्लीमेंट करके सीखता है। जो भी चीज आपने बताई, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करवाओगे, तब तक वे चीजें इस बच्चे के पास स्थायी रूप से नहीं रहेगी, ये वो कहना चाहता है। अमूर्त आत्मा परमात्मा के बारे में बताना है, अप्रत्यक्ष विषयों के बारे में आपको बताना है, तो उसकी चर्चा आप 11 से 15 या 11 से 18 साल वाले बच्चे में ही करोगे। हम ये मान के चलते हैं एज ए प्राइमरी, अपर प्राइमरी और माध्यमिक जो शिक्षा हमारी है, वो 0 से शुरू होती है, 18 साल तक वो चलती रहती है, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में रहता है तब भी वो सीखने का काम ही कर रहा है। तो यहाँ हम 0 से 18 साल के उस बच्चे की बात कर रहे हैं, जिस पे टीचर का, संस्थाओं का जो है एक दबाव रहता है, उसी के अनुसार उसको चलना होता है। 18 साल के बाद बच्चे को हम फ्रीडम दे देते हैं, जाओ आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, वोट भी डालो, आप मैच्योर हो चुके हो। 18 साल से पहले उस पर जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है, टीचर्स की भी होती है, कि उनको केयर करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, उसको ज़्यादा सही गलत की समझ नहीं होती है, मैच्योर अवस्था में नहीं होता है, डिसीजन नहीं ले पाता है, चिंतन तर्क शक्ति कम होती है। इसलिए हमारी एज ए टीचर जो जिम्मेदारी है ज़्यादा है, वो कहाँ तक होती है? 18 साल तक होती है। इसलिए 4 अलग अलग आयु वर्ग में इन्होंने संज्ञानात्मक क्रिया को रख दिया। तो यहाँ इन्होंने ये कहा कि जो अप्रत्यक्ष चीजें हैं, जो अमूर्त चीजें हैं, जैसे आत्मा है, दिखाई नहीं देती, परमात्मा है, दिखाई नहीं देता, लोकतंत्र है, पता नहीं, भारत है, कहाँ है भारत, यूपी में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, या जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस तरह के अगर विषय आपको सिखाने हैं, तो वो 11 साल के बाद सिखाओ। अगर आत्मा परमात्मा की बात 0 से 2 साल के बीच में आप करोगे, तो आप मूर्ख हो, आप टीचर नहीं हो। अगर 2 से 7 साल के विषय के 2 से 7 साल के बच्चे को आत्मा परमात्मा, इनमें भूत प्रेत के बारे में आप बताओगे, प्रत्यक्ष चीजें जो जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, जिसका कोई सबूत नहीं आप दे सकते, क्योंकि यहाँ बच्चे का मानसिक क्रिया उस तरह की है ही नहीं। तो यानी कि बच्चा भाषा का जो अधिगम करता है, भाषा को जो अचीव करता है, या भाषा का जो विकास करता है, वो अपनी आयु के आधार पे करता है। तो 0 से 2 साल के बच्चे के सीखने और सिखाने का ढंग अलग होगा, 2 से 7 साल के बच्चे के सीखने और सिखाने का ढंग अलग होगा, 7 से 11 साल के बच्चे के सीखने और सिखाने का ढंग अलग होगा, और 11 से 18, 11 से 15 साल के बच्चे के सीखने और सिखाने का ढंग अलग होगा। ये कौन कह रहा है? ये प्याजे कह रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, आप ये 5 स्टार जो स्कूल आपने खोल दिए, शीशे लगा के बढ़िया वेल मैनेज कर दिया, इसमें बढ़िया टीचर भी दे दिया, और आप ये समझ रहे हो कि 0 से 2 साल के बच्चे का आप भाषा का विकास कर दोगे? पॉसिबल ही नहीं। 2 से 7 साल के बच्चे के भाषा का विकास हो जाएगा? पूछिए। भाषा विकास एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और जो धीरे धीरे अपनी मैच्योर स्थिति में पहुंचती है। इसलिए आपको बच्चे की एज को ध्यान में रखकर, बच्चे की योग्यता को ध्यान में रखकर, बच्चे की रुचि को ध्यान में रखकर, बच्चे के एटीट्यूड एप्टीट्यूड को ध्यान में रखकर ही अपने काम लेके आगे बढ़ना है, तभी आप उसके अंदर भाषा का विकास कर पाओगे, भाषा का अधिगम करा पाओगे। ये बात किसने कही? जीन पियाजे ने कही। मेरी रुचि नहीं है, आप मुझे नहीं कुछ सिखा सकते, आपकी रुचि पढ़ने में नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता। इसलिए बच्चे की एज, बच्चे की रुचि, बच्चे की योग्यता, बच्चे की क्षमता, बच्चे की सामर्थ्य, बच्चे का एनर्जी लेवल, बच्चे का अवधान की शक्ति, अर्थात ध्यान देने कितनी देर तक वो फोकस करेगा,
कर सकता है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, अपने आप में तुरमखा बने रहोगे, अपने आप में ब्रह्मांड के सबसे बड़े शिक्षक बनने की कोशिश करोगे, तो आप अपने आप को ऐसा फल पाओगे। ये बात है जीन पियाजे का कहना। तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन के माध्यम से सिखाना पड़ेगा, संज्ञान कराना पड़ेगा, फिर सीखे गए ज्ञान का इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, तब भाषा का विकास होगा। ये किसने कहा, जीन पियाजे ने कहा। स्किनर, अनुकरण, अनुकरण का मतलब क्या है, कोई भी बच्चा है हमारे पास, प्राइमरी का बच्चा है, और प्राइमरी में जो बच्चा, अगर मैं पहली क्लास की बात करूं नई शिक्षा नीति के अनुसार, तो वो 5 साल से लेके ये मानो 10 साल का बच्चा हमारे पास है प्राइमरी लेवल में, उसके बाद फिर अपर प्राइमरी लेवल में। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम 5 से 15 साल वाले बच्चे की बात कर ले, तो 5 से 15 साल वाला बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। पहले आप उसको करके दिखाओ और फिर उससे करवाओ, क्योंकि आप अगर बात कर रहे हो, आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप अगर लिख रहे हो, तो बच्चा भी आपका अनुकरण करता है। मान के चलो, रह के लिखने की जो आकृति है वो अलग अलग टीचरों की अलग अलग तरह से, एक तो रह को ऐसे लिखता है, एक टीचर रह को ऐसे लिखता है, एक टीचर रह को ऐसे लिखता है, ठीक है, एक टीचर इसको छोटा रखता है, इसको बड़ा रखता है। अब बच्चा आपका अनुकरण करेगा, टीचर सही तो बच्चा भी सही, टीचर गलत तो बच्चा भी गलत। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने कोई मात्रा ऐसे दी है तो बच्चा भी ऐसे देगा, कोई ऐसे दी है तो वो भी ऐसे देगा। तो यहाँ जो भी टीचर कर रहा है, क्योंकि बच्चा टीचर को रोल मॉडल मानता है, आदर्श मानता है, इसलिए बच्चे का टीचर का लिखना, टीचर का पढ़ाना, टीचर का गुनगुनाना, टीचर का कोई भी प्रेजेंटेशन अपने आप जब खुद देता है, तो बच्चा उससे बहुत सारी चीजों को अचीव करता है, उसका अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है कि जो सही चीज होती है, प्रमाणित चीज होती है, जो वैज्ञानिक धरातल पर बिल्कुल राइट होती है, उसको जब बच्चा हूबहू सीख लेता है, तो उसको हम अनुकरण कहते हैं। मान के चलो, मेरा हेयर स्टाइल अलग है, दूसरे बच्चे का हेयर स्टाइल अलग है, तो अलग अलग टीचरों का अलग अलग है, जिसको बच्चा रोल मॉडल मानता है, अगले दिन उसी तरह का कटिंग करा के बच्चा आ जाएगा क्लास में। मान के चलो, कोई हीरो है, आमिर खान है, सलमान खान है, तो उनमें से बच्चा किसी एक को आदर्श मानता है, सनी देओल को मानता है, या किसी और को मानता है, जो भी हीरो है आज की डेट में, तो जैसा वो कटिंग रखेगा, हेयर स्टाइल रखेगा, ऐसा ही बच्चा भी करके आएगा, क्योंकि उसको रोल मॉडल मानता है। तो बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसलिए आपका जो सीखने सिखाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। बच्चा वहां से चीजों को अचीव करेगा और फिर उसका इम्प्लीमेंट करके आपको भाषा के विकास की ओर बढ़ने में, वो आपकी और शिक्षण में अपनी जो भूमिका होती है उस उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से बच्चा निभा लेता है। दूसरा, बच्चा गलती करेगा, आपको उसको सुधारना है, फीडबैक देना है। पुनर्बलन मतलब रिस्पोर्ट्समेंट, प्रतिपुष्टि, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बच्चे ने सही किया, शाबाश बेटे आपने तो कमाल कर दिया, वेरी गुड बेटे, वेरी नाइस। गलत किया, धत तरीके, ऐसे करके लाते हैं। तो यानी कि बच्चे की प्रशंसा भी करनी है, बच्चे की निंदा भी करनी है, बच्चे को पुरस्कार भी देना है, बच्चे को दंड भी देना है। दंड देने का मतलब यहाँ ये नहीं कि आप डंडा उठा के लाओगे, 3-4 डंडा उसके हाथ पैर पे आप अच्छी तरह से जांच दोगे, ठीक है। तो यहाँ किसी भी तरह का शारीरिक मानसिक पनिशमेंट किसी भी बच्चे को नहीं दिया जा सकता है। शारीरिक मतलब आप उसके शरीर पे किसी तरह की चोट या हानि नहीं पहुंचा सकते। मानसिक पनिशमेंट मतलब उसको आप डरा के, धमका के नहीं, दबाव में ला के नहीं पढ़ा सकते। अगर आप ये आरटीई का उल्लंघन है, अगर आप शारीरिक और मानसिक किसी भी तरह का दंड आप प्रयोग करते हो, या फिजिकली और मेंटलिटी लेवल पे किसी भी तरह का आप बच्चे को कहीं ना कहीं दबाव महसूस कराते हो, तो वो एक अपराध माना जाता है और उसके लिए शिक्षक को 1 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। इसलिए आपको किसी भी तरह का पनिशमेंट बच्चे को फिजिकली और मेंटलिटी लेवल पे नहीं देना है। पुनर्बलन का मतलब यहाँ ये है कि बच्चे ने अगर मान के चलो कोई क्वेश्चन किया है और वो 5 नंबर का है, बच्चे ने गलती कर दी, आप 2 नंबर काट लो, आप उसको 3 नंबर दे दो, इसकी कोई सजा नहीं है टीचर को, ठीक है। अब मान के चलो बच्चे ने एवरेज काम किया, आप गुड दे दो, ठीक है। और बहुत अच्छा काम किया है तो आप वेरी गुड दे दो, ठीक है। बच्चे ने अच्छा काम किया, शाबाश, और नहीं किया, धत तरीके, ऐसे करते हैं। तो ये तो आप कर सकते हो, इसी को बोलते हैं हम पुनर्बलन रिस्पोर्ट्समेंट, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही भूमिका में होगा।
अर्थात आप पुरस्कार दे सकते हो, दंड दे सकते हो, प्रशंसा कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, गलत की गई चीजों को बच्चे से ही सही करा सकते हो, या बच्चा सही नहीं कर पा रहा है तो उसके साथी से सही कराओ, लेकिन आप अपने आप बार बार उसको सही करके नहीं दोगे, क्योंकि आपको बच्चे का इन्वॉल्वमेंट अपने साथ जरूर रखना है, तभी आप भाषा का विकास बच्चे के अंदर कर पाओगे। बात सबकी सही है, हर जगह अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नता वाले बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, कुछ बच्चे संज्ञान के द्वारा सीखते हैं, कुछ बच्चे केवल अधिगम करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं स्कूल से कुछ नहीं सीखे, समाज से सब कुछ सीख लिए। तो जब बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता अलग अलग है, तो स्वाभाविक बात है कुछ बच्चे भाषा का अर्जन ज्यादा करते हैं, कुछ अधिगम ज्यादा करते हैं, कुछ बच्चे डेफिनेशन के आधार पर चीजों को समझते हैं, ठीक है, फिर उसका इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, कुछ अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। तो यानी कि ये सब भाषा के सीखने, भाषा के विकास में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। बात इनकी सबकी सही है, बात इनकी सबकी सही है। कोई कहे बस समाज का अनुकरण करके भाषा सीखी जाती है, तो समाज से अनुकरण करके भाषा सीखी जाती है, किसने कहा? स्किनर। समाज से बच्चा जन्मजात सब प्रेरक शक्ति के द्वारा भाषा को अर्जित कर पाता है, ये किसने कहा? ये भाषा का अर्जन है, चॉम्स्की ने कहा। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि ये समाज भाषा के अर्जन और भाषा के अधिगम दोनों की भूमिका को स्वीकार करता है, ये विद्यालय और समाज दोनों की भूमिका को स्वीकार करता है। लेकिन ये क्या है? ये केवल समाज की भूमिका को स्वीकार करता है, विद्यालय की भूमिका को नहीं। क्योंकि चॉम्स्की का कहना यह है कि अच्छे टीचर नहीं मिले, अच्छे विद्यालय अगर किसी बच्चे को नहीं मिले, तो इसका मतलब तो ये है कि उसका भाषा का विकास कभी हो ही नहीं पाएगा। भाषा का विकास क्या है? आवश्यकता पड़ने पर जब अपनी बात को हम अच्छी तरह से कह दे और दूसरे की बात को हम समझ भी ले, लिखित रूप में, मौखिक रूप में, सांकेतिक रूप में, उसी को भाषा का विकास कहते हैं। किताब पढ़ाना हमारा मोटिव नहीं है, किताब पढ़ाने की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। किताब पढ़ाना, किताब में दिए गए 10-15 चैप्टर्स पढ़ाना, वो तो एक छोटी चीज है, उसको तो कोई भी कर सकता है। उसके घर पे उसके मम्मी पापा ज्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, भाषा वैज्ञानिक हमारे क्या थे? 4। चॉम्स्की, भाषा का अर्जन, समाज से भाषा अर्जित की जाती है, वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत। कौन से सिद्धांत दिए इन्होंने? एक तो वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया, ये आपको ध्यान रखना है, वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करो, बोलने का मौका दो, वाक अंतःक्रिया का सिद्धांत। और दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये किसके हैं? ये वाइगोत्स्की के, कई बार पूछे जाते हैं। वाक अंतःक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक, अर्थात बच्चा समाज और विद्यालय दोनों से भाषा को सीखता है, ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद हम पहुंचेंगे 7वें पॉइंट पे। तो आपको अगर यहाँ तक चीजें हैं तो इसमें 7वें पॉइंट में हम पढ़ेंगे वाचन। किसके बारे में पढ़ेंगे? वाचन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ से बनने वाले तमाम क्वेश्चंस लेंगे। अगर इस तरीके से देखो, ये आपके जो क्वेश्चन बनते हैं पेडागोजी के, मैं ये 30 टॉपिक आपको लूंगा। 30 टॉपिक में से 15 क्वेश्चन लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आएंगे। आपके पास अभी मैंने 6 जो प्रश्न बनते हैं वो मैंने बताई। भाषा अधिगम क्या है, भाषा विकास है, भाषा सीखना, भाषा अर्जन, भाषा के कौशल का क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की क्षमता वाला क्वेश्चन, मातृभाषा लक्ष्य भाषा वाला क्वेश्चन। ऐसे ही प्रश्न बनता है भाषा वैज्ञानिक से, ठीक है, भाषा शास्त्री से। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है वाचन से संबंधित, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनता है शिक्षण की विधियों से संबंधित। तो बारी बारी से ऐसे 30 टॉपिक आपके सामने आएंगे और इस 30 टॉपिक के अंतर्गत आपकी पूरी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आप ये अच्छी तरह से समझ पाओगे कि एक टीचर को भाषा को सिखाते समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, बच्चा भाषा को कैसे सीखता है, बच्चे को सीखते समय हमें हमारी जो ड्यूटी होती है, हमारा जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो किस तरह का होना चाहिए। ये सारी चीजें आप इन्हीं टॉपिक के अंदर सब सीख जाओगे। तो वाचन कहते हैं हम बोलने को, और वाचन होते हैं हमारे 3। तो 3 प्रकार के वाचन होते हैं।
भाषा की प्रस्तुति, भाषा की प्रस्तुति का ढंग, तरीका वाचन कहलाता है। वाचन कहलाता है। भाषा को जिस तरीके से हमें प्रस्तुत करना है, वाचन 3 प्रकार के होते हैं। वाचन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, आपको ध्यान रखना है, शिक्षक व छात्र की दृष्टि से। शिक्षक व छात्र की दृष्टि से। इनमें से एक होता है शिक्षक की दृष्टि से वाचन के प्रकार। कितने? 3। एक होता है आदर्श वाचन, दूसरा होता है अनुवाचन और तीसरा होता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन में शिक्षक बोलता है, बच्चा केवल ध्यान से सुनता है। पहले शिक्षक, बाद में बच्चा बोलता है या पढ़ता है। शिक्षक व छात्र दोनों एक साथ बोलते व पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो। आदर्श शब्द इसलिए प्रयोग किया गया, आदर्श मतलब मॉडल होता है, अर्थात भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर ये होता है कि भाषा अधिगम एक विशेष परिस्थिति में, एक विशेष समय में, विशेष व्यक्तियों के द्वारा विशेष पाठ्यक्रम के आधार पर ही दी जाता है, उसको कहते हैं भाषा अधिगम। लेकिन जिसमें न तो समय फिक्स होता है, न करिकुलम फिक्स होता है और न विशेष व्यक्ति फिक्स होते हैं, उसको कहते हैं भाषा अर्जन। जो नियम और विधानों के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो भाषा अधिगम कहलाती है, और जो बिना नियम विधानों के भाषा को हम अर्जित करते हैं उसको भाषा का अर्जन कहते हैं, उसे कहते हैं हम जी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अधिगम का इंग्लिश लर्निंग है, सीखना भी लर्निंग है। अधिगम कहते हैं सीखे गए ज्ञान का जब हम इम्प्लीमेंट सही तरीके से कर लेते हैं उसको कहते हैं अधिगम, अर्थात व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और जो सीखने की प्रक्रिया होती है जिसमें सही और गलत तरीके से हम अपने आप को फ्री करते हैं
उसको सीखना कहलाते हैं। अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, और सीखना व्यवहार में परिवर्तन है लेकिन स्थायी नहीं है। तो अधिगम हम उसको तब कहेंगे जब हमने एक गलती जो हमेशा करते आए हैं वो दोबारा से लाइफ में कभी ना हो, तो इसका मतलब है हमने अधिगम कर लिया। और सीखना क्या है कि गलती होने के आगे भी चांस रहे, तो उसको क्या कहते हैं, हम सीखना कहते हैं। तो यहां आपको ये ध्यान रखना, यहां आपको ये ध्यान रखना है कि टीचर जब बच्चे को सिखाता है तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन के लिए सिखाता है। स्थायी परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जब भी उसको उससे रिलेटेड कुछ काम करना पड़ेगा तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं। और सीखने का मतलब ये हुआ कि बिना लॉजिक के, बिना सीक्वेंस के, बिना तारतम्य से आपने चीजें सीख तो ली, लेकिन जब इंप्लीमेंट की बारी आई तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं था, उसको सीखना कहते हैं। और जब वो सीखना मैच्योर स्थिति में हो जाता है, परिपक्वता के साथ हो जाता है, लॉजिक के साथ होता है, नियमों के साथ होता है, तो वो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ले आता है, उसको हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। अब आ जाओ आदर्श वाचन पर। हमारा बच्चा 1 to 5 और 6 to 8, बच्चे की एज 5 से 15 साल। वो 5 से 15 साल का बच्चा बहुत सारे शब्दों को गलत लिखता है, बहुत सारे शब्दों का गलत उच्चारण करता है, बहुत सारी मात्राओं का ज्ञान उसको नहीं है। इसी वजह से पहला टीचर का काम है कि वो आदर्श वाचन करे। आदर्श वाचन का मतलब है सही सही उच्चारण, सही सही मात्राओं का प्रयोग और सही सही शब्दों को सही स्वर के साथ पढ़ना, उसको क्या कहते हैं हम, आदर्श वाचन। इसमें केवल टीचर एक्टिव होता है, बच्चा भी एक्टिव रहता है, लेकिन बच्चे का काम केवल टीचर की बातों को ध्यान से सुनना होता है। जो टीचर उच्चारण कर रहा है जिस शब्द का, उसका उच्चारण वो सही कर पाए बच्चा, ये काम इस आदर्श वाचन में किया जाता है। आदर्श वाचन का मकसद होता है सभी चीजों को सही ढंग से, सही मात्राओं के साथ सही ढंग से उच्चारण करना आदर्श वाचन कहलाता है। अनुवाचन में क्या करते हैं, पहले टीचर पढ़ता है, उसका अर्थ बताता है, फिर बच्चा पढ़ता है, उसका अर्थ बताता है। मान के चलो आप मैथ में प्रयोग कर रहे हो, तो मैथ में कोई क्वेश्चन लिया परसेंटेज का, लॉस एंड प्रॉफिट का, जोड़ घटा गुणा भाग का, तो पहले टीचर ने करके दिखाया, बच्चे केवल और केवल चीजें सीख रहे थे। फिर एक टीचर ने करके दिखाया, फिर टीचर ने एक बच्चे के लिए दे दिया कि आप करो, वो अनुवाचन कहलाता है। अब एक साइड में टीचर कर रहा है, दूसरी साइड में बच्चे कर रहे हैं चीजों को। टीचर क्वेश्चन लिख रहा है, फटाफट बच्चे आंसर लिख रहे हैं, वो क्या कहलाता है, अनुकरण। भाषा के संदर्भ में हम कैसे लेंगे इसको, भाषा के संदर्भ में जब बच्चे के किताब में जो 10 से 15 चैप्टर्स हमने दिए हैं, चाहे वो बच्चा 1 to 5 का हो या 6 to 8 का हो, तो उसमें से कुछ पाठ कहानी के होते हैं, कुछ नाटक के होते हैं, कुछ उपन्यास के होते हैं, कुछ एकांकी के होते हैं, अर्थात कुछ संवाद शैली में होते हैं, अनेक पात्रों के माध्यम से अपनी बात कही जाती है, और कुछ पैराग्राफ टाइप में फॉर्मेट में लिखे होते हैं। तो यानी कि जो निबंध और कहानी के रूप में पैराग्राफ टाइप लिखे होते हैं, उसको पहले टीचर खुद पढ़ता है और फिर बच्चे से बारी बारी से पढ़वाने के लिए कहता है। तो यहाँ आदर्श वाचन में दोनों की भूमिका होगी, तीनों वाचन में दोनों ही एक्टिव रहेंगे, छात्र भी और शिक्षक भी, तभी वो सीख पाएगा। लेकिन पहला काम क्या है, डायरेक्ट आप ये नहीं कहोगे बिना पाठ पढ़ाए बेटे चलो खड़े हो जाओ, इस पाठ को पढ़ो। आप बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करेंगे, गलत उच्चारण करेंगे, शब्दों को छोड़ेंगे, मात्राओं का ज्ञान ही नहीं होगा, वो चीजों का ध्यान ही नहीं रखेंगे, अर्थ निकलेगा सेंटेंस से कुछ, निकालेंगे कुछ। इसलिए सबसे पहले टीचर को क्या करना है, आदर्श वाचन करना है, खुद पढ़ाना है। पहले टीचर सही सही पढ़ाएगा, सही सही अर्थ बताएगा, तब बच्चे की बारी। फिर क्या करना है, आप टीचर ने पढ़ा दिया, आप गलती क्या करते हो, सीधा लो अब आप करो, ऐसे नहीं करना। पहले आपने पढ़ाया, बच्चे ने ध्यान से सुना और समझा, अब टीचर और बच्चा दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ क्या है, पहले शिक्षक बाद में बच्चा, तो यहाँ पे भी आपकी बराबर भूमिका है। तो मान के चलो आप पहाड़ी पढ़ा रहे हो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो पहले आप बोलोगे 2 एकम 2, फिर आपके पीछे बोलेगा बच्चा 2 एकम 2, फिर आप बोलोगे 2 दूनी 4, फिर बच्चा बोलेगा 2 दूनी 4। ऐसे ही पहले आप पढ़ोगे, उसके बाद जो सेंटेंस आपने पढ़ा है, पोयम है, पहले पोयम की पंक्ति आप पढ़ोगे, फिर आपके बाद एकदम बच्चा पढ़ेगा। लेकिन यहाँ दोनों एक साथ शुरू करेंगे और दोनों एक साथ समाप्त करेंगे,
उसको कहते हैं हम अनुकरण वाचन। जैसे आपने देखा होगा मॉर्निंग असेंबली में जब प्रे होती है तो राष्ट्रगान चलता है, तो कई बार रेडियो में राष्ट्रगान चलता है, सारे बच्चे गाते हैं जनगण मन अधिनायक, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे पीछे रह जाते हैं, रेडियो आगे चली जाती है, अर्थात राष्ट्रगान खत्म होने वाला, कंप्लीट होने वाला है, और बच्चे 2-3 पंक्ति लास्ट की छोड़ के लास्ट में बोल देते हैं जय हो जय हो जय हो। तो इसका मतलब क्या है, वो अनुकरण करना चाहता है किसका, जो रेडियो में राष्ट्रगान चल रहा है। यहाँ पे टीचर और बच्चा दोनों एक साथ शुरू और दोनों एक साथ समाप्त करते हैं किसी भी चीज को। यहाँ पे पहले टीचर बाद में बच्चा, यहाँ पहले टीचर केवल बच्चा ध्यान से सुनता है समझता है। तो इसीलिए ये थे शिक्षक की दृष्टि से वाचन के प्रकार, इसमें तीनों में टीचर का रोल बराबर होता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, पहला काम किसका है, टीचर का है। दूसरे जो वाचन होते हैं वो छात्र अर्थात बच्चे की दृष्टि से होते हैं। छात्र की दृष्टि से वाचन के प्रकार या भेद कितने होते हैं, वाचन के प्रकार 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक वाचन होता है तयस्वर वाचन, एक वाचन होता है मौन वाचन, क्या होता है मौन वाचन, और एक वाचन होता है द्रुत वाचन। ये 3 वाचन होते हैं बच्चे के। आपको ये ध्यान रखना है, तयस्वर वाचन हम किसका करते हैं, इसमें अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं, अर्थ या भाव, अर्थ या भाव ग्रहण करते हुए पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। मन ही मन, बुदबुदाते हुए पढ़ना बिना किसी शोर शराबे के। फिर तेज गति के साथ, तेज गति के साथ, तेज गति के साथ पठन की क्रिया अर्थात पढ़ने की क्रिया द्रुत वाचन कहलाती है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ये सस्वर वाचन है हमारा, ये सस्वर वाचन हम एक तो नाटक का करते हैं, एकांकी का किया जाता है और उपन्यास का किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये तीनों संवाद शैली में होते हैं। ये तीनों किस में होते हैं, संवाद शैली। दूसरा जो मौन वाचन होता है, मौन वाचन वो कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए किया जाता है। कल्पना शक्ति, गहन अध्ययन, गहन अध्ययन, गहन अध्ययन, तुलनात्मक समझ को विकसित करने के लिए मौन वाचन का प्रयोग होता है। एक तीसरा क्या है हमारा, द्रुत वाचन। द्रुत वाचन का जो हम प्रयोग करते हैं वो कहानी, आत्मकथा, जीवनी, रेखा चित्र,
निबंध और संस्मरण आदि आदि हिंदी की जो विधाएं होती है, ये नाटक, एकांकी, उपन्यास, ये हिंदी की विधा है। विधा का मतलब होता है तरीका। हिंदी को प्रेजेंट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी जिसको कहते हैं, जीवनी है, रेखा चित्र है, निबंध है, संस्मरण। ये हिंदी की विधाएं हैं। हिंदी में 14 विधाएं का प्रयोग हम करते हैं, जैसे डायरी भी लिखने का प्रचलन होता है। तो अगर हमें नाटक, एकांकी या उपन्यास के चैप्टर्स बच्चे से पढ़वाने हैं, तो हम केवल और केवल बच्चे को सस्वर वाचन करने को कहें, क्योंकि ये जो संवाद में चलते हैं, अर्थ और भाव ग्रहण करना होता है इसमें। केवल कहने का मतलब एक राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, बबीता, सुनीता, ये 7-8 पात्र हम लेते हैं और इनसे बारी बारी से अपनी बात कहलाते हैं। राम जो कह रहा है रोल नंबर 1 को जिम्मेदारी दे दी, श्याम जो कह रहा है रोल नंबर 2 को जिम्मेदारी दे दी, गीता जो कह रही है रोल नंबर 12 को जिम्मेदारी दे दी। तो यानी कि जितने पात्र किताब में, चैप्टर्स में हैं किसी एक अध्याय में, वितने ही पात्र हमने क्लास में से ले। अगर उसमें 7 आदमी व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हमने 7 छात्र अपनी क्लास में से खड़े कर लिए और उनको राम, श्याम, घनश्याम, मीरा, सीता, गीता, बबीता बना दिया। अब राम की बात राम पढ़ेगा, श्याम की श्याम और गीता की बात गीता पढ़ेगी। तो जो संवाद शैली में चलते हैं, अर्थात जो पात्रों के माध्यम से बातचीत के माध्यम से चीजें बताई जाती है, वो नाटक, एकांकी और उपन्यास में होती है, और ये संवाद शैली में ही लिखे जाते हैं। और जब ये संवाद शैली में लिखे जाते हैं तो ये छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। इसी वजह से इनका सस्वर वाचन हो सकता है, और वो सस्वर वाचन अपने आप में हम अर्थ अर्थात भाव ग्रहण करते हुए पढ़ते हैं। इसमें साउंड भी निकल के आएगी, आवाज आएगी, बच्चा जो भी बोल रहा है वो समझ भी रहा है, अर्थात उसका अर्थ भी ग्रहण कर रहा है। ऐसे नहीं वह राम कक्षा 7 में पढ़ता है, राम पढ़ने में बहुत होशियार है, ठीक है, राम हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, फटाफट नहीं पढ़ेगा। धीरे धीरे सस्वर वाचन में हमको अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना होता है। मौन वाचन में केवल बुदबुदाना होता है, मन ही मन पढ़ना होता है, और वो भी खासकर लाइब्रेरी में। 1 to 5 हम मौन वाचन का प्रयोग नहीं करते। बच्चे को कभी भी हम लाइब्रेरी में बैठने के पढ़ने के लिए नहीं कहते। हाँ, इतना जरूर कहते हैं कि उसके अंदर सेटिंग आ जाए, उसके अंदर एकाग्र शक्ति, अवधान की क्षमता बढ़ जाए, इसलिए कुछ कॉमिक्स पढ़ने के लिए, कुछ कहानियां पढ़ने के लिए हम बच्चे को दे देते हैं। लेकिन हम कभी उसका लाइब्रेरी का पीरियड लगाते नहीं है 1 to 5 बच्चे का। 6 to 8 में लगता है लाइब्रेरी का पीरियड, वो जाएगा अपने लाइब्रेरी के पीरियड में, क्योंकि 6 to 8 में वो कहीं ना कहीं थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसकी एज थोड़ा ज़्यादा हो जाती है प्राइमरी के मुकाबले। तो मौन वाचन का प्रयोग हमें 1 to 5 नहीं करना होता है, 6 to 8 करना होता है। लेकिन सस्वर वाचन का प्रयोग हम 1 to 5, 6 to 8 दोनों में करते हैं, खासकर नाटक, एकांकी, उपन्यास में। अब मान के चलो एक एकांकी आ गई, एकांकी का पाठ है, आपसे पूछा जाएगा एज ए टीचर होने के नाते आप कौन से वाचन का प्रयोग करोगे एकांकी में को पढ़ाते समय? तो आप कहोगे सस्वर वाचन। नाटक, एकांकी, उपन्यास के लिए सस्वर वाचन। कहानी ये क्या होती है? लंबे लंबे चैप्टर्स होते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं, आप एक ही दिन में पूरी कहानी को फटर फटर करके पढ़वा नहीं सकते हो। अगर इसका सस्वर वाचन कराने लगोगे, जिसमें 3 पेज पहले से दिए हुए हैं, तो ये तो पूरा 1 सप्ताह ले लेगा एक चैप्टर कंप्लीट होने में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसका द्रुत वाचन कराना पड़ेगा। जो चीज लॉन्ग है, बड़ी है, उनका द्रुत वाचन, द्रुत मतलब तीव्र गति से, स्पीड के साथ वो अर्थ ग्रहण कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो भी अच्छी बात है। वहां हमारा जो मकसद होता है वो अलग होता है, मौन वाचन में मकसद अलग होता है। मौन वाचन इसलिए कराते हैं ताकि बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास हो। मौन वाचन इसलिए कराते हैं ताकि बच्चा गहन अध्ययन की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित कर पाए, बच्चा तुलनात्मक समझ विकसित कर पाए। मौन वाचन इसलिए करते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ जोड़ के समझ पाए कि वो दूसरे से किस तरह डिफरेंट है और दूसरे के साथ किस तरह उसकी इक्वलिटी है, अर्थात समानता है। इसी वजह से हम मौन वाचन करते हैं। हम लोग भी जब लाइब्रेरी में बैठते हैं तो हमारी कोशिश कहाँ होती है? कल्पना शक्ति पे, गहन अध्ययन पे, तुलनात्मक समझ पे। जबकि सस्वर वाचन, द्रुत वाचन में हम ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं रखते। तो सस्वर वाचन का मकसद अलग, द्रुत वाचन का मकसद अलग। यहाँ केवल हम उद्देश्य देने के पीछे बच्चे से स्पीड से, इस कहानी से आपको क्या मैसेज मिला,
ठीक है, इस कहानी से आपके अंदर कौन से गुणों का विकास हुआ, ये कहानी आपको क्या बताना चाहती है, वो मकसद यहाँ होते हैं। इसमें कभी नहीं होता सैस्वर वाचन जिनका कराते हैं उनसे कोई उद्देश्य मकसद नहीं होता है, उनसे तो हम पठन की आदत डालते हैं बच्चे के अंदर, हम बच्चे का उच्चारण सही कराते हैं, बच्चे को अर्थ कैसे ग्रहण करना है दिए गए सेंटेंस और शब्दों से, उसकी आदत हम डालते हैं बच्चे को। इसीलिए उसको सैस्वर वाचन, मौन वाचन और द्रुत वाचन तीनों ही लेवल पर हमें कार्य को कराना होता है। तो तीव्र तेज गति के साथ पढ़ने की क्रिया द्रुत वाचन कहलाती है, मन ही मन या बुदबुदाते हुए पढ़ने की क्रिया मौन वाचन कहलाती है, अर्थ और भाव को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है वो सैस्वर वाचन कहलाते हैं। ये तीनों वाचन बच्चे के हैं और ये तीनों वाचन शिक्षक के हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ये भी पहले टीचर का काम होगा, पहले टीचर अपने लेवल पे पाठ को इस रूप में कंप्लीट कराएगा, फिर बच्चे से कंप्लीट करवाएगा। सैस्वर वाचन, मौन वाचन और द्रुत वाचन। आपसे पूछेगा कहानी के लिए आप किस वाचन को सबसे ज्यादा वरीयता दोगे, कौन सा वाचन कहानी के लिए उपयुक्त है, सैस्वर वाचन, मौन वाचन, द्रुत वाचन। अगर आप लिखोगे सैस्वर वाचन वो होगा गलत, क्योंकि कहानी है 4 पेज की, 4 पेज का सैस्वर वाचन कराने लगोगे पूरे 1 सप्ताह में 1 चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा और कभी भी जिंदगी में आप सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमेशा नाटक, एकांकी, उपन्यास जो छोटे होते हैं, संवादों के रूप में होते हैं, उनका सैस्वर वाचन कराया जाता है। और जो कहानी, आत्मकथा, जीवन परिचय, रेखाचित्र, निबंध और संस्मरण होता है, संस्मरण का मतलब होता है मीठी यादें, अर्थात आप कहीं भी घूमने फिरने गए हैं, आपके बचपन की कुछ पुरानी यादें हैं, जब उनको आप पिरो देते हो शब्दों के माध्यम से तो उसको कहते हैं संस्मरण। अच्छी यादें संस्मरण कहलाते हैं। संस्मरण मतलब यादगार। तो यानी कि कुछ भी चीज है आपकी स्टूडेंट लाइफ की, जब आप टीचर बन जाओगे और आप अपने बारे में लिखोगे, ठीक है, तो वो आत्मकथा कहलाएगी जब भी आप लिखोगे। लेकिन आप कहीं किसी के साथ घूमने गए हैं और वहां पे आपने एक अद्भुत अनुभव किया है, उस अनुभव को आप शब्दों, सेंटेंसों के माध्यम से रख रहे हैं, तो संस्मरण कहलाता है। तो जब आप शब्दों के माध्यम से ऐसा सजीव वर्णन कर देते हो कि पढ़ने वाले को लगता है कि ये तो मेरे साथ घटना घटित हो रही है, ठीक है, इस घटना में तो मैं खुद इन्वॉल्व हूँ, उसको रेखाचित्र कहते हैं। जब अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए आप अधिकांश शब्दों और वाक्यों का प्रयोग कर लेते हैं, शुरू से लास्ट तक की घटनाओं को सही तरीके से रख पाते हैं, तो वह निबंध कहलाता है। जब आप किसी दूसरे के बारे में लिखते हो तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं, तो वो जीवनी कहलाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 7 पॉइंट आपके हुए, ये 7वां पॉइंट क्या था आपका, वाचन का पॉइंट था। ये 7वां पॉइंट क्या था आपका, वाचन का। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है हिंदी शिक्षण की विधियां। हिंदी शिक्षण की विधियां। तो हिंदी शिक्षण की जो विधियां हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी विधि है, कौन सी विधि सबसे बेस्ट होती है और कौन कौन सी विधियों का हम इनमें प्रयोग करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल आपकी क्लास नहीं होगी, थोड़ा सा कल मुझे काम है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है मैं लेक्चरर हूँ और कल मुझे थोड़ा सा ट्रेनिंग में जाना है। जो अभी इवेलुएशन होना है सीबीएसई बोर्ड का, जो 10th और 12th के एग्ज़ाम है, तो उसमें मीटिंग है, तो वहाँ पे कुछ टीचरों को ट्रेनिंग देनी है कि किस तरीके से जो सीबीएसई ने नोट्स चेंज किए हैं कि कॉपी चेक करने के दौरान आपको किस हिसाब से नंबर देने हैं, मार्किंग करनी है, उसकी ट्रेनिंग है। और वो ट्रेनिंग मॉर्निंग में है। वैसे मेरा जो कॉलेज है वो इवनिंग का है, मैं इवनिंग में ही जाता हूँ, यानी कि 1 बजे से लेकर 6 बजे तक ही मैं सर्विस में होता हूँ अपनी। लेकिन कल जो मीटिंग है उसका टाइमिंग मॉर्निंग का है 10 बजे से, तो इस वजह से आपकी जो 11 बजे वाली क्लास है वो क्लास नहीं हो पाएगी। 10 से पहले की जो क्लास है वो मैं लेके जाऊँगा। तो आपकी क्लास हिंदी की जो होगी वो नेक्स्ट मंडे को होगी, ठीक है। तो ये हिंदी की जो शिक्षण की विधियाँ हैं, इनमें सबसे बढ़िया विधि जो होती है वो होती है खेल विधि। और खेल विधि जो होती है ये अपने आप में 3 प्रकार की होती है। एक खेल विधि होती है हमारी किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि, ये फ्रोबेल के द्वारा दी गई। दूसरी जो विधि है मांटेसरी है, मांटेसरी विधि। तीनों का रोल अलग अलग है, काम भी अलग अलग है। एक तीसरी विधि होती है मैदानी विधि, हेनरी कुक की मैदानी विधि, ये फिजिकल एक्सरसाइज पे जोर देती है, मैदानी विधि। तो सभी विधियों में सबसे बेस्ट जो विधि होती है
वो होती है खेल विधि। आप कुछ भी बच्चे को सिखाओ, भाषा में सबसे बेहतरीन विधि कौन सी होती है? खेल विधि। खेल विधि के अलावा दूसरी जो बेस्ट विधि मानी जाती है वो है कहानी विधि। कौन सी होती है? कहानी विधि अर्थात स्टोरी मेथड। तीसरी विधि के रूप में जो सबसे बेस्ट मानी जाती है वो है प्रयोजना विधि अर्थात परियोजना, प्रोजेक्ट मेथड। कौन सी विधि है? परियोजना, जिसको आप प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हो, या प्रयोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, जॉन डीवी के द्वारा दी गई, ये आपको ध्यान रखना है। किलपेट्रिक ने इसको विकसित किया था। इसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा नाम सुकराती विधि भी होता है। प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, ये अपने आप में बेस्ट मेथड होता है। इसके बाद एक होता है आगमन विधि। आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण सिखाने के लिए सबसे बेस्ट किया जाता है। पहले इसमें एग्जाम्पल होते हैं, फिर नियम बताया जाता है। एक होती है निगमन विधि। निगमन विधि में डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड है दोनों, इनका दोनों का एक साथ प्रयोग भी किया जाता है। निगमन विधि में पहले नियम परिभाषाएं बताई जाती है, बाद में एग्जाम्पल दिए जाते हैं। एक होती है भाषा प्रयोगशाला विधि। क्या होती है? भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा प्रयोगशाला विधि उच्चारण दोष को सही करने के लिए, पठन कौशल को विकसित करने के लिए भाषा प्रयोगशाला विधि अपने आप में सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। एक होती है खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि ये भाषा में ही प्रयोग होती है, बाकी जगह नहीं होती है। खंडान्वय विधि जिसमें हम शब्दों को तोड़ के उनका अर्थ बता के हम कविता का भाव बता पाते हैं। एक होती है दंडान्वय विधि, जिसमें हम पूरी कविता की पंक्ति लेते हैं, फिर उसका अर्थ बताते हैं, फिर नेक्स्ट पंक्ति लेते हैं, वो दंडान्वय विधि है। ये दोनों कविता शिक्षण के लिए बेस्ट विधि मानी जाती है। इसके बाद में एक 10वीं विधि है हमारी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि जिसमें हम चीजों को एकीकरण करके सामान्यीकरण के माध्यम से बताते हैं। एक होती है विश्लेषण विधि, जिसमें हम अलग अलग तोड़ के टुकड़ों में इनको बताते हैं। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। क्या है? संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। एक होती है हमारी अभिनय विधि अर्थात रोल प्ले। अभिनय विधि, रोल प्ले विधि, इसको क्या कहते हैं? रोल प्ले। इसके बाद में एक होती है हमारी खोज विधि, जिसको हम अनुसंधान विधि भी कहते हैं। खोज विधि या अनुसंधान विधि, अनुसंधान विधि, जिसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। आर्मस्ट्रांग ने इसको दिया था ह्यूरिस्टिक विधि, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हम बहुत सारी विधियों का हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो उनमें से आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अनुवाद विधि का प्रयोग करते हैं। अनुवाद विधि, एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है पाठशाला विधि का भी प्रयोग करते हैं। पाठशाला विधि का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम व्याख्या विधि, जिसको लेक्चर मेथड कहते हैं, व्याख्या विधि का भी हम प्रयोग करते हैं, लेक्चर मेथड। एक विधि होती है हमारी प्रत्यक्ष विधि। कौन सी होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है, जिसमें हम किताब को हाथ में लेके बच्चे को पढ़ाते हैं। तो यानी कि ये 17 मेथड्स का हम बारी बारी से प्रयोग करते हैं अलग अलग चीज़ों में, क्योंकि हिंदी के अंदर अलग अलग विधाएं हैं। हिंदी के अंदर हमें व्याकरण भी पढ़ाना होता है, साहित्य की बेसिक जानकारी देनी होती है, जो काव्य सौंदर्य है उसका भी बोध कराना होता है, और इसके साथ साथ नाटक, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, रेखाचित्र, यात्रा, संस्मरण और डायरी, जो अलग अलग विधाएं हैं उनको प्रस्तुत करने का हम अलग अलग मेथड प्रयोग करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे बेस्ट जो विधि है वो आगमन विधि है। किसके लिए? व्याकरण के लिए है। ये व्याकरण शिक्षण के लिए है। शिक्षण मतलब टीचिंग। व्याकरण शिक्षण की सबसे बेस्ट विधि है। खंडान्वय और दंडान्वय जो है वो गीत अर्थात कविता शिक्षण की, गीत अर्थात कविता शिक्षण का अपने आप में सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ये ध्यान रखना है।
अब मान के चलो कोई नाटक है, ये कोई कोई कहानी है, निबंध है, कोई कहानी है, निबंध है, कहानी, निबंध, संस्मरण, स्मरण और रेखा चित्र। रेखा चित्र का कोई चैप्टर्स है, उसमें हम कहानी विधि का प्रयोग ज्यादा करते हैं। तो कहने का मतलब सबका अलग अलग है, इनकी अपनी विशेषता है। उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के लिए इनमें से सबसे बेस्ट क्या है, शुद्ध उच्चारण आपको कराना है, शुद्ध उच्चारण करना है। बच्चे के अंदर हेजिटेशन निकालना है, जो हिचक होती है बच्चे के अंदर हेजिटेशन निकालना है। तो भाषा प्रयोगशाला विधि, इसमें शीशे भी होते हैं, ऑडियो वीडियो के समान होते हैं। बच्चे की रिकॉर्डिंग करते हैं ऑडियो वीडियो माध्यम से, फिर उसको सुनाते हैं, देख बेटे तूने क्या गलती की है। तो कुल मिला के यह इनका एक अलग अलग प्रसंग, अलग अलग संदर्भों में हम प्रयोग करते हैं। तो हिंदी शिक्षण की जो विधि है, ये फ्रोबेल ने दी, ये मेरी मॉन्टेसरी ने दी, ये हेनरी कुक ने दी। ये शारीरिक विकास पे जोर देती है, ये बच्चे की स्मृति अर्थात मानसिक विकास पे जोर देती है, और ये बच्चे को खेल खेल में पढ़ाने को ज़्यादा जोर देती है, अर्थात खिलौनों के माध्यम से पढ़ाने को विकसित कर पाते हैं। तो ये इनकी जो चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि मंडे को क्लास होगी आपकी। कल आपकी क्लास नहीं होगी हिंदी की, तो आप उस समय रेस्ट कर लेना। तो फिर मंडे को मिलता हूँ मैं हिंदी की शिक्षण विधियों के साथ। धीरे धीरे आपको टीचरों से, जिन टीचरों से आप पढ़ रहे हो सकता है आपको अभी इतना मज़ा नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसे ही आप 5 क्लास सारे टीचरों के ले लोगे, तो मैं ये विश्वास करता हूँ या तो आप अपने आप सेल्फ स्टडी से पढ़ोगे, या फिर आप कैरियरविल की टीम से ही पढ़ना पसंद करोगे। बाकी दूसरी जगह ना तो आपको अच्छा लगेगा और ना आप कुछ सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ जो टीचर हैं वो ऑलरेडी 10 से 15 साल